हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का एसडी कैंपस के इस मंच पर। आप लोगों को गाइस जैसे पता है कि हम लोग कर रहे हैं एसएससी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं उनकी प्रैक्टिस, और साथ साथ में हम लोगों को ये भी मतलब पता ही है कि एसएससी सीपीओ पेपर भी लगातार चल रहा है। अगर आप लोगों ने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी करनी है, और जीडी जो कि आपका आ गया है एकदम, पेपर अब बहुत नज़दीक है, जीडी का पेपर के नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। आज फिर से मैं निहारिका, योर इंग्लिश मेंटोर, लेकर आई हूँ ऐसे इडियम जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो एसएससी का एग्जाम हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें इडियम्स ना आए। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी है, तो जब मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया था एसएससी सीपीओ का, स्पेशली एसएससी सीपीओ का मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था, तो मैंने वहां पर बात की थी कि जो आप लोगों के ईडियम्स थे, अगर आप लोगों ने वो वाला एसएससी सीपीओ का प्रैक्टिस सेट देखा होगा, तो उसमें जो ईडियम्स आए हैं, पहली बात है वो कैसे आए वो नहीं इंपॉर्टेंट, पहले आप लोग ये देखिए कितने आए हैं। तो टोटल आप लोगों के जो एसएससी सीपीओ में ईडियम्स आए हैं वो टोटल हैं नंबर में 5 इडियम्स आपको उस पूरे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर करवाया था पीवाईक्यू में, ठीक है। तो आप लोगों को एसएससी सीपीओ के पीवाईक्यू में कितने इडियम्स देखने को मिले हैं? आप लोगों को 5 इडियम्स देखने को मिले। तो मतलब क्या है, आप लोगों की जो इडियम्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। भाई देखिए, वोकैबुलरी की वैसे बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी एसएससी में, और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ग्रामर से कर लेंगे वो, तो ग्रामर से अकेला आप नहीं कुछ कर पाओगे, आपको यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, ठीक है, इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी। सो इफ यू वांट टू क्वालिफाई योर एसएससी, क्रैक योर एसएससी, सो आप लोगों को पहले अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ओके, सो ये नीड है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आइएगा, क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। एक बार मेरे साथ फिर से कुछ वोकैबुलरी को, अपने इडियम्स को पक्का करने की प्रैक्टिस करते रहिए। सो चलिए आ जाइएगा जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पर एक इडियम है, ही एंड हिज नेबर्स आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिएगा। मान लीजिए गाइज आप लोगों को एग्जाम में आपको ईडियम नहीं आ रहा, मान लीजिए यहाँ पर लॉगर हेड दिया गया है, इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, एट लॉगर हेड्स। तो कई बार आप होता है हमको एग्जाम में ईडियम नहीं आता, हमको पता ही नहीं लगता इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि इतने ईडियम से कौन सा ही याद रखें। बट सबसे पहले आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने पढ़ना है। अगर आप लोगों को नहीं याद होता तब भी कुछ कई बार भूल जाता है, या फिर आप लोगों को याद किया वो भूल जाता है, या फिर आपको अचानक से ऐसा ईडियम देखने को मिल जाए जिसका मतलब आप लोग माने कि उसका तो मतलब है ही नहीं कोई, ऐसा कोई है ना, इसके साथ तो कोई रिलेशन है ही नहीं, या आपको कुछ याद ही नहीं है इसके बारे में। तो एक काम जरूर करना, वो क्या करना है वो देख लीजिएगा। आप लोगों को गेस करना है। अगर तो आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को गेस करना पड़ेगा। मैं दोबारा से बोलूंगी, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को गेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहा गया ही एंड हिज नेबर्स आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स, ठीक है, लॉगर हेड्स। तो एग्री ऑन एवरीथिंग, डिसएग्री ऑन एवरीथिंग, अलूफ फ्रॉम ईच अदर, या फिर अब्यूसिंग फ्रॉम ईच अदर। अब्यूसिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को गाली निकालते हैं। तो उसके और उसके जो नेबर हैं वो ऑलवेज क्या कहते हैं, लॉगर हेड रहते हैं, एग्री हो जाते हैं हर एक चीज पर, या फिर डिसएग्री हो जाते हैं। अलूफ फ्रॉम ईच अदर नहीं आएगा आपका। अलूफ होता है अलग, अलूफ होता है जब आपको कुछ नहीं पता, आप एकदम अलग चल रहे हो दुनिया की भीड़ से, आप लोग अलग चलते हैं, दैट इज कॉल्ड अलूफ। तो अलूफ नहीं आएगा। आप लोगों का आएगा डिसएग्री ऑन एवरीथिंग, कि हर एक चीज पर वो क्या करते हैं, डिसएग्री होते हैं। तो नेबर्स है, बहुत सारे नेबर्स हैं जिनकी आपस में बनती हैं, और कुछ नेबर्स की नहीं बनती। मोहल्ले की लड़ाइयाँ ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हुई, ऐसे ही फेमस नहीं हुई, है ना। स्ट्रीट क्वार्रल्स ऐसे ही आपकी फेमस नहीं होती, जस्ट बिकॉज आप लोग एग्री नहीं होते, डिसएग्री होते, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सो दैट्स वाई वो कहते हैं, हम लोग कहेंगे डिसएग्री ऑन एवरीथिंग। द नेक्स्ट वन, यस, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे। तो बात हो रही है एक इडियम की, अंडर द वेदर टूडे। भाई मैं, उसने कहा आज मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम, मैं रहूंगा आज घर पर, बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर।
अंडर द वेदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर द वेदर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैं मौसम के नीचे हूँ, तो मौसम के नीचे मतलब क्या है, मैं अनहैप्पी हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, इरिटेटेड हूँ, सिक हूँ। देखिए जब आप मौसम के नीचे होते हैं, मौसम चेंज होता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग आप लोगों की बॉडी में भी चेंजेस आने जरूरी है। अगर नहीं आते चेंजेस तो मतलब क्या हो जाएंगे, आप लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। सो फॉर दैट रीजन आप लोगों का क्या आ जाएगा राइट ऑप्शन मैम, ओनली वन आंसर विल बी देयर, अनहैप्पी नहीं आएगा यहाँ पर, आप लोगों का सिक आ जाएगा। आप लोग वेदर के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो आप लोग क्या हो जाओगे, सिक हो जाओगे। तो आई एम अंडर द वेदर, है ना, तो मैं क्या हूं आज, मैं अंडर द वेदर, वेदर ने मेरे ऊपर क्या कर लिया है, जोर डाल लिया है, मौसम खराब हो गया, मैं आज मौसम के नीचे हूँ, मतलब क्या है मतलब जैसे वेदर चेंज हो गया, मैं उसको अडेप्ट नहीं कर पाया, आज मैं क्या हो गया हूँ, अंडर हो गया उसके, उसने काबू कर लिया मेरे ऊपर, तो मैं बीमार हो गया। तो अंडर द वेदर क्या होता है, आप लोगों का सिक होना। आगे आ जाता है अनहैप्पी, तो अनहैप्पी का आ जाएगा आप लोगों का, इसका भी एक ईडियम होता है गाइस, अनहैप्पी के लिए एक ईडियम होता है टू फील ब्लू। लिख लीजिए जो स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं, टू फील ब्लू, टू फील ब्लू का मतलब क्या होता है, टू फील सैड और टू बिकम अनहैप्पी, ठीक है, डिप्रेस्ड इरिटेटेड नहीं, बट यहाँ पर आप लोगों को एक और इडियम दे दिया है टू फील ब्लू, ये आप लोगों को आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका इडियम क्या हो जाएगा, इवन इन द मिडल ऑफ द फायर ही केप्ट अ लेवल हेड, केप्ट अ लेवल हेड, कहा है इवन द मिडल ऑफ द फायर, मतलब कि आग लगी हुई है ना, आसपास आग है, बट उस आग के बीच भी उसने अपने आप को क्या किया, उसका जो लेवल है हेड उसका ऊपर है, मतलब क्या है, अच्छा सोच रहा है, फोकस्ड है समवेयर। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं, तो जी आंसर दीजिएगा, वॉज इम्पल्सिव, वॉज सेंसिबल, वॉज क्रेजी, वॉज सेल्फ सेंटर्ड। वो क्या था, सेल्फ सेंटर्ड था, वो क्रेजी था, समझदारी, सेंसिबल क्या हो जाता है, इम्पल्सिव होते हैं, इम्पल्सिव जब हम लोग क्या हो जाते हैं, काबू नहीं रहता, हम लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं, है ना, हमारे ऊपर काबू नहीं रहता, पेशेंस नहीं होते हैं हमारे अंदर, हम इम्पेशेंस हो जाते, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो इम्पल्सिव आ जाएगा, डोंट बी इम्पल्सिव, ओके। सो कहते हैं डोंट बी इम्पल्सिव, सो ये नहीं आएगा। लेवल हेड रखा उसने, उसने क्या करी, समझदारी, इंटेलिजेंटली बिहेव करना, इंसान कैसा बिहेव करे, इंटेलिजेंटली, ठीक है, थोड़ा सा अकल वाला बिहेव करे, तो कहते हैं उसको लेवल अप, वॉज सेंसिबल विल बी द राइट वन। द नेक्स्ट वन, the winning team decided to go for the juggler in the last quarter of the match। तो यहाँ पर आपका है idiom है go for the juggler। so क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, बड़े आराम से जो है फाइंड आउट कीजिएगा, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई परेशानी है तब भी मुझे बताइए। वैसे गाइज आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ये ईडीएम में से एक ईडीएम तो पक्का है कि आप लोगों को एसएससी में पूछा जाएगा, तो मैं ट्राई करूंगी एक और क्लास आप लोगों को ईडीएम्स पर दे दूं। आज मैं 20 ईडीएम्स कराऊंगी, 11 to 20 मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो 11-20 ईडीएम्स आज होंगे, और नेक्स्ट डे आप लोगों के 20 to 30 मैं कंप्लीट करवा दूंगी, सो दैट आपके 30 ईडीएम्स का एक सीरीज जो है वो स्टार्ट मैंने जो की थी वो कंप्लीट हो जाए। जरूरी नहीं है 30 में से ही मतलब एक आधा तो फंसेगा ही आपका, है ना, जरूरी ये है। विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर, अच्छा एक विनिंग टीम है, उसने क्या किया था, डिसाइड किया था क्या करने के लिए माफ कीजिएगा, गो फॉर द जगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, कि लास्ट चौथाई हिस्सा जो बचा है मैच का, चौथा भाग, विनिंग टीम ने क्या किया, डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर, फॉर फीड द मैच, गिव इजी अपॉर्चुनिटीज टू द अपोजिट टीम, गिव रिजर्व प्लेयर्स अ चांस, अटैक ऑल आउट। तो भाई देखिए अटैक ऑल आउट या फॉर फीड द मैच, फॉर फीड द मैच का मतलब क्या होगा कि वो क्या कर रहे हैं, किसी पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वैसे तो होता है गो फॉर द जगलर का मतलब होता है जब हम किसी की क्या करते हैं, कमजोर नस को पकड़ लेते हैं, है ना, तो गो फॉर द जगलर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कमजोर नस को पकड़ने के लिए, कहते हैं ना इसने मेरी कमजोरी को पकड़ लिया, कमजोर नस को पकड़ना, दैट इज कॉल्ड गो फॉर द जगलर। गो फॉर द जगलर का मतलब होता है कमजोर नस को पकड़ना। तो यहाँ पर ये कहा गया द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, लास्ट चौथाई हिस्से में विनिंग टीम क्या हो गई भाई, वो गो फॉर द जगलर वाली बात हो गई। अब बात हो रही है यहाँ पर फोरफीट द मैच, गिव इजी अपॉर्चुनिटी टू अपोजिट टीम, जी नहीं, अटैक ऑल आउट, दैट विल बी द राइट वन।
फोर्थ ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एवरीबडी थॉट आशा एंड अशोक वर अ हैप्पी कपल, सभी सोच रहे थे कि आशा एंड अशोक वर अ हैप्पी कपल, बट इट वाज ऑल जस्ट मेक बिलीव, ये सब वो सिर्फ बिलीव करवाया गया, ऐसा नहीं होता। अब इसका जो है अगर आप लोगों ने समझना हो इस इडियम को, तो आप लोगों को आजकल के सोशल मीडिया को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इस इडियम का मीनिंग समझना हो तो यू हैव टू सी सोशल मीडिया नाउ डेज। इफ यू आर वॉचिंग एनी रील, ठीक है, वहां पर रील्स आती है ना कपल गोल वाली, और लोग ऐसे कर कर फोटोज खिंचा रहे होते हैं कपल के साथ, बहुत सारी कपल रील्स जो है वो वायरल होती हैं। बट द हिडन रियलिटी इज समथिंग एल्स, वो इतने खुश नहीं होते जितना वो दिखावा करते हैं, है ना। एक होता है फोटोज खिंचवा रहे हैं हम लोग, फोटोज में हम लोग हंसते हैं, और हंसते भी मुस्कुराना, अगर कहे ना कोई हंसने के लिए, खड़े होने के लिए, रियल लाइफ की फोटोज हो, तो रियल लाइफ की फोटोज आपकी विदाउट हंसी की हो सकती है, या फिर आप मुस्कुराते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होंगे, इतना खुलकर नहीं मुस्कुराते जितना आप लोग फोटोज में दिखाई देते हैं। सो रियलिटी अलग होती है, प्रिटेंशन अलग होती है। तो हेट्रेड नहीं आएगा, ट्रेचरी का मतलब होता है धोखा, रियलिटी नहीं होगा इसका आंसर, इसका मतलब होता है दिखावा, ठीक है। प्रिटेंस का मतलब होगा दिखावा। सो क्या हो गया, एवरीबडी थॉट आशा एंड अशोक were a happy couple but it was all just make believe, ये कुछ भी नहीं था, ये बिलीव करवाया गया उन्हें, मतलब क्या है, ये करवाया जा रहा है लोगों को, बिलीव मतलब दिखावा किया जा रहा है, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी में चीजें कुछ और है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का इडियम। हाँ जी, तो कहा गया है डॉग ईट डॉग। अब भाई ये एक इडियम है, कुत्ता कुत्ते को खाएगा, डॉग ईट डॉग, इस ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, ईडियम है डॉग ईट डॉग। द ऑप्शंस आर वेरी विजिलेंट, ठीक है, बहुत केयरफुल हो जाए आप किस चीज को लेकर, स्टडी मैनेजर, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, हॉस्टाइल एंड अनहेल्पफुल, है ना। हम लोग क्या है, हॉस्टाइल नफरत करते हैं, और क्या हो जाए हम अनहेल्पफुल है, बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। डॉग ईट डॉग, हम लोग ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर एक विद्वान दूसरे विद्वान को खाने की कोशिश कर रहा है, यस और नो। हम लोग ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो मतलब कंपटीशन बहुत है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत है आजकल, देख रहे होगे आप लोग तो आपस में। विजिलेंट नहीं यहाँ पर आएगा, स्टडी मैनेजर नहीं, मैंने कहा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत है, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आप लोगों का यहाँ पर आ गया। रूथलेसली कॉम्पिटिटिव मतलब क्या है भाई, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि बहुत ज्यादा सख्ती वाली क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो, जहां पर एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को मतलब हराने की कोशिश करे, इतना टफ कॉम्पिटिशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कॉम्पिटिशन आप लोग कहाँ देखते हैं, यू कैन सी दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इन दी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में आप लोग देख सकते हैं ऐसा कंपटीशन। पॉलिटिक्स आप लोगों ने देखी होगी जहां पर एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को काटने की कोशिश करता है ना। सो डॉग ईट डॉग, तो पॉलिटिक्स नाउअडेज इज बिकमिंग अ डॉग ईट डॉग्स, ठीक है, ऐसी सिचुएशन इसमें बन रही है। चलिए तो क्लियर आप लोगों को हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट वन। चलते हैं 17th इडियम पर, 17। चलिए, गिफ्ट ऑफ द गैप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज रिपीटेड, ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। गिफ्ट ऑफ द गैप, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी जीडी में, कभी एमटीएस में, कभी सीएचएसएल में, सीजीएल में ये वाला आपको इडियम देखने को मिल सकता है, गिफ्ट ऑफ द गैप। अच्छा, सबसे पहली बात होती है गिफ्ट ऑफ द गैप है क्या, सबके पास ये गिफ्ट नहीं होता, ये गैप का गिफ्ट है, मतलब ये किसी किसी के पास गिफ्ट होता है, ये स्पेशल गिफ्ट होता है। तो है क्या गिफ्ट ऑफ द गैप, ये कौन सा गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट है। स्पेशल गिफ्ट कौन सा हो गया भाई, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को कहा जाता है ना कि उसके पास तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है ना, उसके पास कैसा टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अब गॉड गिफ्टेड टैलेंट में आपके पास क्या क्या टैलेंट आ सकता है, कोई अच्छा नाच सकता है, कोई गा सकता है, बट सभी को हम लोग गॉड गिफ्ट ऑफ द गैप नहीं कहेंगे। जो इंसान अपनी जो स्पीच है वो बढ़िया तरीके से दे सकता है, जो पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, जिसकी बहुत बढ़िया स्किल है, इसके पास पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट है, उसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप कहेंगे, ठीक है। सबको ये गिफ्ट नहीं मिलता, एंड पॉलिटिशियंस जो होते हैं इस गिफ्ट से नवाजे जाते हैं, क्योंकि आप लोग नरेंद्र मोदी देख लीजिए, अपनी स्पीच से लोगों के दिलों में छा रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो इन्फ्लुएंस करते हैं आप लोगों को, तो आप लोग लोगों पर छा गए, तो आप लोग क्या बन जाएंगे, आप गिफ्ट ऑफ द गैप हो गया, है ना आपके पास। तो पजलिंग तो नहीं आएगा, डिसेप्टिव, मैंने डिसेप्शन याद रखिएगा, धोखेबाजी,
धोखा आ गया आप लोगों का। एम्बैरेसिंग आपका शर्मिंदा, तो एम्बैरेसिंग तो हमारी स्पीच होती है कि हमको बोलना ही नहीं आता, कहीं पर हमको खड़ा कर दिया जाए हम लोग चुप हो जाएंगे, है ना, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाते। ऐसी कॉन्फिडेंट, क्लियर एंड सीक्वेंस वाली स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप कहेंगे। एंड इलोक्वेंट, दिस विल बी द राइट वन, ठीक है ना। इफेक्टिव स्पीच, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आपका, इफेक्टिव स्पीच। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होती है, इफेक्टिव स्पीच हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है टू ईट वंस ऑन वर्ड्स, तो खा लेने, किसी के वर्ड्स खुद ब खुद खा लेने। टू ईट वंस ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स खुद ही खा लेने। तो इसका क्या मीनिंग है, टू ऑफर ब्राइब विद स्वीट वर्ड्स, तो क्या करें हम लोग, क्या करते हैं, रिश्वत ऑफर करें। ब्राइब का मतलब क्या होता है गाइस, रिश्वत। लिख लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं लिखना, रिश्वत। टू लिसन केयरफुली, टू रिमेन साइलेंट, फोर्स टू रिट्रैक्ट one's own statement, eat one's own word, तो बिल्कुल आप लोगों का फोर्स ऑप्शन आएगा, फोर्स किया जाए रिट्रैक्ट करने के लिए, अपने ओन वर्ड्स को वापस लेने के लिए, सुधारने के लिए कहा जाए तो कहते हैं ईट योर ओन वर्ड्स, ठीक है ना। अपने वर्ड्स जो है दोबारा सोचकर बोला करो, ठीक है ना, सोच समझकर बोला करो। चले, स्टील समवन्स थंडर, स्टील करना, चुराना, ठीक है, चुराना, क्या चुराना, किसी का थंडर चुरा लो। थंडर क्या होगा, देखिए कहते हैं ना कि ऐसे आई जैसे बिजली गिर गई, कहते कि नहीं कहते, इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसे आई जैसे कोई बिजली गिराने आई हूं, है ना। तो बिजली गिराने आई तो मतलब थंडर होगा एक, है ना, तो लाइट आएगी, थंडर होगा। ऐसे थंडर का मतलब क्या है कि एक तूफान सा आना या कुछ ऐसा थंडर होना ना, कपकपाना पहले ही, हाँ, आवाज आनी स्टॉर्म वाली। तो आंधी तूफान गिराना या फिर थंडर होना मतलब क्या है, बहुत जोरों शोरों का आपको आवाज आए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्टील समवन्स थंडर का मतलब होता है किसी का चार्म जो है, चार्म, चार्म वर्ड लूंगी मैं, CHARM, CHARM का मतलब होता है किसी के ग्लो, ठीक है, चार्म, ग्लो, या किसी का जो आपको, किसी को टेंशन मिल रही है वो टेंशन आपने ले ली। आपको लग रहा था जैसे कि आजकल की बात हो जाए, अगर मैं, हम लोग जा रहे हैं किसी शादी में, ठीक है, रिसेप्शन में, शादी में जा रहे हैं, ब्राइड से ज्यादा आप लोग खुद जो है ज्यादा ही सुंदर लगने लग पड़ो, ब्राइड से ज्यादा सजी धजी आप दिखो, तो आप क्या कर रही हैं, यहाँ पर स्टील समवन्स थंडर, किसी और का थंडर आप चुरा कर ले गई। बिजलियां आपने गिरा दी, सोचा गया था दुल्हन बिजलियां गिराएगी, बट वो बिजलियां आपने गिरा दी, ठीक है। द स्टील समवन्स थंडर, उसका मीनिंग क्या होता है, जब आप लोग किसी की टेंशन खुद ले लेते हो, ठीक है। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, किसी ने कुछ किया हो उसको क्रेडिट आप ले लो, किसी क्रेडिट आप ले लो, है ना, खुद ब खुद किसी के, जो किसी को और को टेंशन मिलनी चाहिए थी, इतने जल्द टुकड़े हो तुम लोग, वो टेंशन आप अपने ऊपर ले लो, ठीक है ना, आपको टेंशन मिलने लग पड़े, सभी उसको ना देखें, आपको देखें। तो इसको कहते हैं स्टील समवन्स थंडर। पुअर क्राई नहीं कहेंगे, यूजलेस अटेम्प्ट नहीं कहेंगे इसको, और एवरीथिंग नहीं कहेंगे, ठीक है, एक ही आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा। रेड टेप, एक वर्ड आता है आप लोगों का, इडियम आएगा रेड टेप। आप लोगों ने एक ब्रांड भी सुना होगा रेड टेप कर। अ प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूटनी या फिर टू बी क्लियर्ड वेरी फास्ट, लेबल रेड फॉर समथिंग डेंजरस, ऑफिशियल प्रोसीजर कॉजिंग डिले। तो रेड टेप का आपका सीधा सीधा यही आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ऑफिशियल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉज कर रहे हैं डिले। ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ठीक है, रेड टेप याद रखना, ऐसे रूल्स विच आर, एंड ये रूल्स बहुत फॉर्मल होते हैं, ठीक है, ये रूल्स क्या होते हैं, फॉर्मल रूल्स होते हैं। और ये कहा गया है ये ऐसे रूल्स जो कि क्या करें, ऑफिशियल प्रोसीजर, ऐसा मेथड जो कि क्या करे, आपको डिले करवाए। कई बार होता है ना, बिन बात की चेकिंग होने लग पड़ती है, इतनी फॉर्मेलिटीज की जाती है कहीं पर जाने के लिए, है ना, कहीं पर आप लोग चेकिंग करते हैं तो इतनी फॉर्मेलिटीज होती है जितनी जरूरत नहीं होती, और टाइम वेस्ट होता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड रेड टेप। क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा ये, रेड टेप, यूजलेसली कोई चीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेड टेप। ओके, सो आई होप दीज इडियम्स आर क्लियर टू यू। जैसे कि रेड टेप लग जाए, अब इसके ऊपर रेड टेप लग जाए, इस टी शर्ट के ऊपर, नेसेसरी नहीं है फिर भी हम लोग लगा दें, रूल्स नेसेसरी नहीं है फिर भी हम लोग ऑफिशियल रूल्स ऐसे बना दें, दैट इज कॉल्ड रेड टेप। आई होप आप लोगों को ये इडियम्स क्लियर हुए होंगे, इतनी क्लास आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप लोगों को मैं 10 इडियम्स और करवाने वाली हूँ। तो एक बार इन इडियम्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना, सो दैट आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से कर पाएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। किसी और आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक को मैं लेकर आऊं जो कि डिटेल में करवाया जाए, या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार मुझे
पिंच कर देना। पिंच कैसे करोगे यार, कमेंट सेक्शन में कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।